अब जो अगला टॉपिक है वो देखना है कि रीतिकाल ने दिया क्या। रीतिकाल का प्रदेय योगदान और रीतिकाल की सीमा क्या है। सीमा मतलब कमी, कमियां। रीतिकाल की कमियां क्या है और रीतिकाल का योगदान क्या है या शक्ति क्या। रीतिकाल ने समाज को दिया क्या, 200 वर्षों में समाज को मिला क्या और 200 वर्षों में समाज को घाटा क्या हुआ, ये थोड़ा जान लीजिए। रीतिकाल का समय क्या है, 1650 से 1850, यानी जो ये 200 वर्ष गुजरा, इससे फायदा क्या हुआ। नहीं, जैसे बच्चों से पूछा भाई 2 लाख दे दिया विश्व गुरु को, फायदा क्या हुआ और घाटा क्या हुआ? नहीं, तो आपका सही जी, फायदा हुआ कि हमको 8-9, हाँ एसी की हवा मिली है ना, चिल्ड हवा मिली है ना, बिल्कुल सही है, एसी की चिल्ड हवा मिली। एक दृष्टि ही है जो एकदम चिल्ड हवा दिखती है, जो बाकी बाकी में बोला मत उनके आगे की होगा। हाँ, एकदम चिल्ड हवा दिया घर तक। ये बात में संस्कृत बोल गया तो सब बोल रहे थे। अच्छा, घर तक देती है। सब्जी कैरेट में मैं गई थी ना, एसी भी चला रही थी, वहाँ लाइटिंग में बैठी थी, मैंने कहा 10 भी मैं चिल्ली मुझे लगता है वो पहले से चलाते ना सर, तो मैंने मील्स के टाइम भी ना सबके पैसे रखे थे, जाके चिल्ली का कैंसर लेकर आती थी। तो ठीक वैसे ही 200 वर्ष में मिला क्या और 200 वर्ष में घाटा क्या हुआ। को कोई पूछेगा कि रीतिकाल ने दिया क्या, तो सबसे पहले आपने लिखना है कि दिया क्या। तो सबसे पहले तो ब्रज भाषा का कलात्मक उत्कर्ष ये दिया। ब्रज भाषा अपने टॉप पे रहती है। हम भाषा खंड में भी जब ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कि ब्रज भाषा अपने मैक्सिमम लेवल पे रहती है, यानी ब्रज भाषा का बहुत विकास हुआ, ये दिया इसने। और कैसा विकास हुआ, फारसी के समान दरबार में प्रतिष्ठा मिली। पहली बार कोई भारतीय भाषा को दरबार में प्रतिष्ठा मिलती, ये तो मिला, यानी इन लोगों ने दिया। दूसरी बात, नगरीकरण हुआ। नगरीकरण यानी शहरीकरण हुआ। भाई कवि को पैसा मिला तो अगल बगल रहेगा, तो कई लोगों को रोजगार मिला। तो रोजगार मिलने से क्या हुआ, पैसा मिला, और पैसा मिला तो अगल बगल पेरीफेरी में क्या हुआ, विकास हुआ, नगरीकरण हुआ। तीसरा, ललित कला और नृत्य कला का भी विकास हुआ। कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है, उसको भी नौकरी मिली। सुजान जैसे लोगों को नौकरी मिली ना, ये सब इस दौर में हुआ। तो ललित कला में क्या हुआ? ललित कला मतलब और भी आर्ट, किसी को संगीत आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है। चौथी बात, लक्षण ग्रंथ लिखे गए, ये सब इस युग का देन, लक्षण ग्रंथ लिखे गए। पांचवी बात, लोग सीख गए कि पैसा कैसे कमाया जाता है, मुद्रा अर्जन। पहली बार लोगों ने कुछ काम किया तो पैसा भी मिला। भक्ति काल में क्या हुआ था, भगवान का भजन गाया, लेकिन भगवान नीचे कहां उतरे रक्षा करने के लिए, नहीं उतरे। भाई तुलसीदास ने भगवान को तो उतार दिया जंगल में जाइए, लेकिन वास्तव में भगवान तो उतरे नहीं कष्ट दूर करने के लिए। रावण की समाप्ति के लिए भगवान कहां उतरे, कहानियों में उतर गए। अब सीधे सीधे डायरेक्ट फायदा था, भाई कविता कीजिए, सर्फे लीजिए, फायदा डायरेक्ट था, मुद्रा अर्जन हुआ। कमी क्या थी, सीमाएं क्या थी। कमी ये थी कि ब्रज भाषा का पतन भी शुरू हो गया यहीं से। ब्रज भाषा का पतन प्रारंभ,
जैसे कोई टॉप पे जाए और वहां से अब धीरे धीरे गिरने लगे। तो ये फायदा ये हुआ कि ब्रज भाषा हाइट पर रहा, लेकिन यही वो समय था कि ब्रज भाषा क्या होने लगा, पतन भी होने लगा। जैसे कोई कहता है ना भाई टॉप पे जाना तो आसान है लेकिन वहां पे टिकना मुश्किल। अब यहीं से ब्रज भाषा क्या होने लगी, गिरने लगी, और आगे चलते चलते 100 साल में समाप्त हो जाएगी। तो ब्रज भाषा का पतन। दूसरा, जो कविता था, कविता के प्रति दायित्व बोध, ये कम हुआ। लोग तो खेल कर्म समझने लगे। कविता के प्रति जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन था वो कम हो गया, है ना, ऐसा होता है। जैसे अभी के दौर में क्या है कि कोचिंग के प्रति पढ़ाना और वो ईमानदारी कम हो गया, खेल कर्म हो गया। पीपीटी बनाइए, एक्सप्लेन कीजिए, इधर उधर का बात कीजिए, हो गया कोचिंग। तो कविता के प्रति दायित्व, जो कविता के प्रति रिस्पॉन्सिबल पोजीशन कबीर के पास था, तुलसीदास के पास था, और इसलिए कविता उनकी दीर्घजीवी भी थी। अभी की कविता सुनेंगे तो आनंद आएगा लेकिन तुरंत फिर खत्म हो जाएगा, आनंद ही समाप्त हो जाएगा, फिर घिसी पिटी हो जाएगी। जैसे आज के बारे में भी हम लोग क्या कहते हैं कि आज की कविता याद ही नहीं रहती, और निराला की कविता कैसे याद रहती है, कबीर की कैसे याद रहती है। आज की कहानियां उतना आनंद नहीं देती जहां प्रेमचंद की कहानी। ठीक वैसे ही यहाँ पर कविता के प्रति दायित्व बोध क्या हुआ, कम हुआ। तीसरी बात, ये लोग अंग्रेज आते गए, अंग्रेजों का आना और चुनौती, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। चुनौती पर ध्यान नहीं, कैसे और कब अंग्रेज आ गए इन लोगों को, कवियों को पता ही नहीं चला। ये लोग रास रंग में थे। जैसे कबीर और तुलसी की कविता अपने समय की जो समस्या थी उसको पहचानती थी। तुलसीदास के रामचरितमानस क्या है कि 16वीं सदी का जो प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन है। लेकिन इस समय तो जो प्रॉब्लम आया इनको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम होता क्या। अंग्रेज आ गए, बस गए, इन लोगों को पता ही नहीं चला। ये लोग अपना रास श्रृंगार की कविता करते रहे, इन लोगों को नहीं पता चला। चौथी बात, गद्य का विकास नहीं हुआ। इन रीतिकाल के कवियों ने ब्रज भाषा में गद्य भी लिखा जाए, कविता ही करते रहे, लेकिन जमाना बदल रहा था, गद्य का विकास नहीं हुआ। गद्य के प्रति लोग, और पांचवी बात कि अतिशय चमत्कार पर लोग ध्यान देते रहे। अतिशय चमत्कार और अलंकार पर ध्यान देते रहे, पर ध्यान, वास्तविकता पर ध्यान कम गया। जो जेन्युइन पोजीशन था उस पर ध्यान कम गया। कोई चीज होता है ना भाई, गंभीरता से तैयारी करना, गंभीर होकर अपने समाज को सोचना, जो कवि का काम, अपने समय की चुनौतियों को देखना। तो ये लोग हास परिहास में ही रह गए। हाँ, ये अलग बात है कि इन्होंने पैसा कमाया, ललित कला का विकास हुआ, नगरीकरण हुआ, ये सब अच्छी बातें हुई, और ये क्या हुआ उसका नेगेटिव पर, अलंकार पर ज्यादा ध्यान दिया। अलंकार पर ज्यादा, अतिशय मतलब क्या हुआ, जैसे कोई जो है सुंदर बनने के लिए रोज फाउंडेशन लगाए तो चेहरा तो बिगड़ ही जाएगा। तो तुलसी ने सहज सौंदर्य पर ध्यान दिया, इन लोगों ने बनावटी सौंदर्य पर ध्यान दिया, इसलिए कविता खूब अलंकृत और चमत्कृत हुई। लगा कि चमत्कार पैदा हो गया, लेकिन वास्तव में फिर कविता का सौंदर्य क्या हो गया, खराब हो गया। क्योंकि कविता सुंदर कब होगी, जब प्रॉब्लम से जुड़ेगी। जैसे अब कविता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुगा, तो प्रॉब्लम से जुड़ी, तो इसलिए कई बार भी बोला जाएगा तो रिपीट नहीं नजर आएगा। लेकिन इनके यहाँ कहत नटत रिझत खिजत एक बार तो अच्छा लगेगा, दूसरी बार अच्छा लगेगा, तीसरी बार, चौथी बार से इस कविता का इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम से नहीं जुड़ रही है। तो कविता में जो सौंदर्य पक्ष है, सौंदर्य पक्ष क्या हुआ, इंटरनल गुणों का सौंदर्य, वो कम। गुणों का सौंदर्य कब आता है, जब वो प्रॉब्लम से जुड़ती है, सोसाइटी से जुड़ती है, जन भावना से जुड़ती है, तब उसमें क्या होता है, दूर तक, यानी दीर्घजीवी होती है, वो प्रासंगिक होती है। तो ये सब कमियां थी, ये सब अच्छाइयां थी।